हो रहे हैं, व्हाट आर द अप्रोचेज ऑफ प्लानिंग। कहीं क्वेश्चन आ गया तो आपके पास रहेगा इसका भी आंसर। तो हम लोग 2 चीज आज कवर करेंगे, अप्रोचेज ऑफ प्लानिंग एंड व्हाई डू प्लान फेल्स। मैं अगेन सबको म्यूट करने जा रही हूँ, और अगर आपको कुछ पूछना होगा तो हैंड रेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अप्रोचेज ऑफ प्लानिंग से, एंड देन उसी नोट्स में आपको मैंने नोट्स भेज दिया है क्या, जस्ट एक बार चेक कर लो। अगर मैंने कल भेजा होगा वो नोट्स तो उसमें अप्रोचेज ऑफ प्लानिंग होगा, अगर कल से पहले भेजा होगा तो हो सकता है मिसिंग हो, तो मैं आपको फिर से अपडेटेड भेज दूंगी, ठीक है। तो मुझे बस कल भेजी थी मैं। कल भेजा था ना, फिर एक बार देख लेना, उसमें होगा अप्रोचेज ऑफ प्लानिंग ऑलरेडी, तो फिर मुझे भेजने की जरूरत है। एक बार आप नोट्स को गो थ्रू करिए, देख लीजिए, यू जस्ट गो थ्रू दैट नोट्स, इफ इट इज मिसिंग आई विल गिव यू द अपडेटेड नोट्स, ओके। अब मैं आप सबको थोड़ी देर के लिए म्यूट करती हूँ, क्लास लेती हूँ, कुछ पूछना होगा तो आप लोग हैंड रेज करके पूछ लीजिएगा, ओके। आई होप सबका कैमरा ऑन रहेगा, अदरवाइज किसी एक स्टूडेंट को, किसको दूं मैं ये काम, हर्ष आनंद, तो मुझे दिख गया, रोल नंबर 16 हर्ष आनंद, एवरी डे यू से लाइक दैट, ठीक है। तो आपका ये ड्यूटी है कि आप पार्टिसिपेंट्स वाले जो आपका सेगमेंट है, पूरे जो स्क्रीन पे जो पार्टिसिपेंट वाला ऑप्शन आता है ना, उसमें जा करके बीच में इन मिडिल ऑफ द लेक्चर आप कभी भी जाएंगे, एक स्क्रीनशॉट लेंगे, चुपचाप से, किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि ले रहे हैं, सब ऑन कर लो वगैरह, अपना एट रैंडम कभी भी स्क्रीनशॉट लो और मुझे भेज दो। बाकी अटेंडेंस तो मैं बना ही लूंगी, आई जस्ट वेरीफाई, किसी का भी ऑफ रहेगा मैं उनको एब्सेंट मार्क कर दूंगी, कोई डिस्कशन नहीं होगा इस पर, ओके। अब मैंने आप सबको म्यूट कर दिया, एक सेकेंड, यस। अब शुरू करते हैं क्लास, मैं एक बार स्क्रीन शेयर कर देती हूँ आप लोगों के साथ, यस, ठीक है। टाइप्स ऑफ प्लान मालूम है सबको, मैं बाद में थोड़ा सा पहले, अगर ये खत्म हो जाता है तो थोड़ा सा टाइम निकाल के आप लोगों के क्वेश्चंस भी ले लूंगी, और जो मुझे पूछना होगा, मुझे लगेगा कि आप लोग को डाउट है तो मैं वो भी पूछूंगी, क्योंकि मुझे लगता है आज हम लोग ये खत्म कर लेंगे प्लानिंग, एंड देन फ्रॉम नेक्स्ट डे विल स्टार्ट ऑर्गेनाइजिंग, जो दूसरा फंक्शन है मैनेजमेंट का। अप्रोचेज ऑफ प्लानिंग देख लेते हैं। एक है, बहुत सिंपल है, टॉप डाउन अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच का क्या मतलब हुआ, जहां पे सारी प्लानिंग ऊपर में टॉप लेवल मैनेजमेंट करती है, ठीक है। जो सबसे हायर अथॉरिटी है ऑर्गेनाइजेशंस का, टॉप लेवल मैनेजमेंट, दे आर एक्चुअली इंगेज्ड इन डिसीजन मेकिंग, और पूरी डिसीजंस, पूरे प्लानिंग, पूरे गोल, सब कुछ इन्हीं के द्वारा डिफाइन और डिसाइड किया जाता है। एंड एक बार जब डिफाइन कर लिया जाता है इसको, तो फिर नीचे भेजा जाता है उस प्लान ऑफ एक्शन को फॉलो करने के लिए, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो ऐसे अप्रोच को हम टॉप डाउन अप्रोच बोलते हैं। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इस तरीके के स्ट्रक्चर में सेंट्रलाइज होता है, यानी कि एक जगह पे फिक्स होता है। ऑल द डिसीजंस एंड ऑल द ऑथोरिटीज कॉन्सेंट्रेटेड एट वन प्लेस, ठीक है। इसको हम बोलते हैं क्या, कंसेंट्रेटेड पावर बोल सकते हैं, सेंट्रलाइज बोल सकते हैं, दे आर सेंट्रलाइज एट द टॉप ऑफ द मैनेजमेंट लेवल, ठीक है। टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या करती है इसमें, तो वो मिशन, विजन, स्ट्रैटेजीज, गोल्स, प्लान डिफाइन करती है, और उसका ब्लूप्रिंट, उसके प्लान का एक ब्लूप्रिंट तैयार करती है। और लोअर लेवल, उसमें लोअर लेवल या मिडिल लेवल मैनेजमेंट का कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता, यानी बिल्कुल ऑटोक्रेटिक अप्रोच है लीडरशिप का, मैनेजमेंट का अप्रोच है, सेंट्रलाइजेशन ऑफ द अथॉरिटी एंड नो पार्टिसिपेशन, बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीका है ये एक ऑर्गेनाइजेशंस को रन करने का। एंड इस तरीके में जो भी डिफाइन किया जाता है वो दे दिया जाता है लोअर लेवल को एग्जीक्यूट करने के लिए या इम्प्लीमेंट करने के लिए। द सक्सेस ऑफ दिस अप्रोच डिपेंड्स अपॉन द क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड एबिलिटी ऑफ द टॉप लेवल मैनेजमेंट। अगर टॉप लेवल मैनेजमेंट काफी पढ़े लिखे, काफी एक्सपीरियंस्ड है, और उनको पता है कि किस सिनेरियो में किस तरीके का हम डिसीजन ले या क्या हमारा प्लानिंग होना चाहिए, तब तो ठीक है। अदरवाइज अगर वो वहां पे जो लोग बैठे हैं वो बहुत एक्सपीरियंस्ड या बहुत कैपेबल नहीं है, तो फिर वो प्लान फेल हो सकता है, क्योंकि उसमें सिर्फ उन्हीं का योगदान है और किसी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। बॉटम अप अप्रोच का क्या मतलब हो गया, ओके, ठीक है।
बॉटम अप अप्रोच का मतलब है लोअर लेवल मैनेजमेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स। ठीक है, आप बोलोगे ये कैसा प्लान है? सिंस टाइप ऑफ प्लान हम देख चुके, तो बताओ कौन सा टाइप ऑफ प्लान होगा। मैं अनम्यूट करती हूँ, आप लोग को अलाउ करती हूँ। बताइए कि कौन सा प्लान का टाइप होगा जो बॉटम अप अप्रोच में आएगा। विच टाइप ऑफ प्लान्स कैन बी मेड बाय द लोअर लेवल मैनेजमेंट? यस, ऑपरेशनल हो सकता मैम। बिल्कुल ऑपरेशनल ही होगा। ऑपरेशनल हो सकता नहीं है, ये ऑपरेशनल ही होगा। ऑपरेशनल प्लानिंग को फंक्शनल प्लानिंग भी बोलते हैं, यानी कि काम को करने के लिए जो प्लान बनाए जाते हैं और उसको इंप्लीमेंट किया जाता है वो फंक्शनल या ऑपरेशनल प्लान होते हैं। एंड ओनली ऑपरेशनल एंड फंक्शनल प्लान्स आर prepared and implemented by the lower level management. That's why it is known as bottom up approach. Composite approach next है, composite approach. Composite का मतलब नॉर्मली क्या होता है? मिक्स्ड, राइट? मिला हुआ, उसको हम लोग बोलते हैं composite approach. In such approach, middle level and lower level management both together responsible for drafting out plans and then formulating guidelines and boundaries for implementing those plans. और वो सारे जो ये प्लान्स बनेंगे वो सारे टॉप लेवल मैनेजमेंट द्वारा बनाए गए जो स्ट्रेटजीज है उससे अलाइंड होंगे, उससे रिलेटेड होंगे, ताकि उस गोल को अचीव किया जा सके। इसको हम लोग बोलते हैं कंपोजिट अप्रोच, जहां पे लोअर एंड मिडिल लेवल मैनेजमेंट एक साथ मिल करके प्लान को फॉर्म करती है। और वो प्लान किस लिए फॉर्म करती है? ताकि वो टॉप लेवल द्वारा बनाए गए स्ट्रैटेजीज को, गोल्स को अचीव कर सके, राइट? टीम अप्रोच, टीम अप्रोच इज एक्चुअली, जैसे नाम से आपको लग रहा है, इट्स सच ए अप्रोच, अ टीम ऑफ मैनेजर्स having relevant experience and skills of various functional areas। यानी कि यहाँ पे डिफरेंट फंक्शनल एरियाज के जो हेड हैं, जो मैनेजर होंगे, जैसे कभी आपको कोई नए तरह का बिजनेस या नए तरह के सर्विसेज या कोई नया कुछ लॉन्च करना है, तो आप क्या कर सकते हो? जस्ट ऐसा नहीं टॉप लेवल के मैनेजमेंट आएंगे और डिसाइड कर लेंगे क्या गोल है, क्या ऑब्जेक्टिव है, बल्कि आप सारे डिपार्टमेंट हेड को ये डिपार्टमेंट हेड एचआर के हो सकते हैं, मार्केटिंग के हो सकते हैं, परचेसिंग के हो सकते हैं, प्रोडक्शन के हो सकते हैं, फिनेंस के हो सकते हैं, और भी जो आपके एक्सपीरियंस्ड एंड क्वालिफाइड मैनेजर्स हैं, इन सब का एक टीम बनाओगे और इस टीम को बोलोगे कि यू सेट द गोल्स, यू सेट द ऑब्जेक्टिव्स एंड देन यू मेक अ प्लान टू अचीव दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव्स। और इसको अप्रूवल देता है टॉप लेवल मैनेजमेंट, यानी कि बनाया जाता है पूरा टीम एफर्ट से, एंड सच प्लान इज अप्रूव्ड बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट, राइट? ये एक्चुअली बेसिक है अप्रोचेज ऑफ मैनेजमेंट। ये 4 अप्रोच है जिस तरीके से प्लानिंग किया जाता है ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप में। कोई प्रॉब्लम है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, नहीं तो हम सीधे अब नीचे चलेंगे व्हाई डू प्लान फेल्स पे। कोई क्वेश्चन है पूछने के लिए? ठीक है, ओके। इसमें कोई कंफ्यूजन जो हम लोगों ने उस दिन पढ़ा था? वी हैव डिवाइडेड प्लान्स ऑन द बेसिस ऑफ रिपीटेटिवनेस एंड ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन ऑफ प्लान्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ हु formulates the plan, यानी which level of management is involved in formulating that particular plan। ये जो हमको दिख रहा है, जो डायग्राम है हमारे सामने, वो प्लान्स डिफरेंशिएट किए गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिपीटेटिवनेस ऑफ द प्लान, यानी किस प्लान को हम रीयूज कर सकते हैं और कौन से प्लान सिंगल यूज प्लान है उसको दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कोई कंफ्यूजन होगा तो पूछ लेना। एंड देन हम लोगों ने देखा था स्ट्रेटेजिक प्लान, ऑपरेशनल प्लान, टैक्टिकल प्लान्स एंड कॉन्टिजेंट प्लान्स, जिसमें अलग अलग लेवल ऑफ मैनेजमेंट का इंक्लूजन होता है, इन्वॉल्वमेंट होता है, और ये डिफरेंट टाइम पीरियड के लिए बनाए जाते हैं। लाइक स्ट्रेटेजिक प्लान्स आर फॉर मोर देन 5 years, एटलीस्ट फॉर मोर देन 5 years। मिड टर्म प्लान, टैक्टिकल प्लान्स आर फॉर बाई एनुअली बनाया जाता है, या फिर वो 1 साल के लिए, या फिर वो 6 months के लिए, या फिर ऐसे छोटे छोटे पीरियड्स के लिए बनाया जाता है। जो ऑपरेशनल या फंक्शनल प्लान हुआ वो ऑलमोस्ट डेली ही कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस करने पड़ते हैं अकॉर्डिंग टू द चेंज सिनेरियो या एनवायरमेंट। एंड कॉन्टिजेंट प्लान, व्हेन योर मेन प्लान, योर प्रिंसिपल प्लान seems to failing, then you will support your plan with the backup plans, जिसको हम contingent plan बोलते हैं, जो अचानक से सिचुएशन में चेंज आने पर आपको वो डिसीजन लेना पड़ता है, वो प्लान को यूज करना पड़ता है।
ठीक है, ये सब टाइप्स ऑफ प्लान थे ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन जो अभी मैंने बताया, और इसमें ये भी पता चल जाता है आपको कि कौन सा लेवल ऑफ मैनेजमेंट इन्वॉल्व है कौन से प्लानिंग टाइप में। नाउ व्हाई डू प्लान फेल्स, यानी कि प्लान फेल क्यों होता है। ठीक है, मैं 1 मिनट के लिए आप सबको अनम्यूट करती हूँ और ये हाइड कर देती हूँ, एंड आई होप कि आपके पास जो नोट्स है आप उसको अभी नहीं देखेंगे, जस्ट टू चेक योर प्रेजेंस ऑफ माइंड, योर कॉमन सेंस। आप बताइए कि प्लान क्यों फेल होता होगा, 3-4 रीजन बता दीजिए, बस इससे ज्यादा मत बताइए, कोई भी अनम्यूट करके बता सकता है, कोई एक रीजन। टॉप लेवल मैनेजमेंट ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं होते तो। चलो ठीक है, अगर वो प्लान टॉप लेवल मैनेजमेंट द्वारा बनाया गया है, इफ दे आर हैविंग लैक ऑफ एक्सपीरियंस, नॉलेज, कैपेबिलिटी, तो वो फेल हो जाएगा। चलो एक पॉइंट मान लेते हैं, और कुछ। प्लान प्रैक्टिकली नहीं रहता है मैम प्लान अच्छा नहीं होता होगा इस एक वजह से। सेकेंड, वो प्लान अच्छा क्यों नहीं है ये बोलना पड़ेगा अमृता। जैसे कि अभी एक मैम, बच्चे ने, एक मिनट एक एक करके। करके, अभी एक बच्चे ने, इस भीड़ से मुझे आवाज आई कि एक बच्चे ने बोला कि अगर प्लान प्रैक्टिकल ना हो तो यानी रियलिस्टिक ना हो Yes, तो वो ma'am. फेल हो जाएगा। वेरी गुड, ये बहुत Yes, अच्छा ma'am. प्लान है। अब इस तरह से आपको रीजन, क्योंकि ऑब्वियसली जो प्लान फेल हो रहा है उस प्लान में कोई ना कोई तो कमी रह गई है, इसीलिए वो प्लान हो रहा है। किस वजह से वो फेल हो रहा है, क्या ऐसा चीज था जो उसमें लैक कमी ऑफ रह, फ्लेक्सिबिलिटी। लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। अगर वो Lack of फ्लेक्सिबल नहीं है तो ठीक है, वेरी कंट्रोल गुड, भी नहीं यू है ऑल आर मैनेजमेंट external स्टूडेंट, सब Yes. लोग बता रहे हैं आपकी रीजन फाइंड मैम आउट कर टाइम रही है। ओरिएंटेड नहीं होगा फिर टाइम भी। ओरिएंटेड नहीं है, टाइम फ्रेम में उसको आपने नहीं बांधा, मतलब लंबे समय तक चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, लैक ऑफ टाइम फ्रेम। ठीक है, 4 पॉइंट तो आ गए, और कुछ या लैक ऑफ रिसोर्सेज। नहीं किया गया। हाँ, रेस्पॉन्सिबिलिटी अगर अच्छे से नहीं निभाता है तो। रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर अच्छे से डिवाइड या डिफाइन नहीं किया गया, मतलब जो आदमी जो चीज करने के लायक था उसको वो नहीं दे करके कुछ और दे दिया गया, राइट। Yes, ma'am. जैसे में स्टाफिंग सही नहीं था। अच्छे से स्टाफिंग, अच्छे से रिस्पॉन्सिबिलिटी का डिवीजन नहीं हुआ तो भी वो प्लान फेल हो जाएगा। और कुछ प्लानिंग कॉन्सेप्ट मैम जो भी हो, जो भी And प्लान lack of- अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए मैम। अंडरस्टैंडिंग। एक बार अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, ओके, यानी इजी टू अंडरस्टैंड होना easy to चाहिए। understand होना अगर चाहिए। आपका प्लानिंग जो भी है Convenience होना अगर चाहिए, वो ma'am. कन्वीनियंट नहीं है या इजी टू अंडरस्टैंड नहीं है तो वो फेल कर जाएगा, क्योंकि लोगों के ऊपर से चला जाएगा वो प्लान, ठीक है, समझ में नहीं आएगा लोगों को, तो वो Okay, एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे और फेल हो जाएंगे। मतलब अब आपको ये भी पढ़ाने की जरूरत नहीं है, आपने ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स कवर कर लिए, अच्छी बात है। आज पहली बार बीबीए के परफॉर्मेंस से बहुत ज्यादा खुश हुई हूँ, क्योंकि सबने पार्टिसिपेट किया और सबने बहुत वैलिड पॉइंट्स दिए हैं, बहुत अच्छे पॉइंट्स आप लोगों ने दिए। देखिए ऐसा ही पॉइंट्स होगा जो मैंने लिखा होगा, एंड दीज आर द करेक्ट पॉइंट्स, इसीलिए प्लान फेल होता है। आपके आगे है कॉर्पोरेट प्लानिंग इज नॉट इंटीग्रेटेड इनटू द मैनेजमेंट सिस्टम। मतलब क्या, आपका जो प्लानिंग है वो आपके मैनेजमेंट स्टाइल से, मैनेजमेंट अप्रोच से, आपके फंक्शन से इंटीग्रेटेड नहीं है, मिला नहीं है। मतलब कॉर्पोरेट कुछ प्लान बनाता है, मैनेजमेंट का ऑर्डर कुछ और आता है, एंड दे आर नॉट अलाइंड, दे आर नॉट इंटीग्रेटेड। मतलब कोई कुछ दिशा, कोई एक दिशा में जा रहा है, कोई दूसरी दिशा में जा रहा है, यानी कि यूनिटी ऑफ डायरेक्शन नहीं है, एक जैसा प्लान एक गोल को अचीव करने के लिए नहीं बनाया गया है। तो जब these plans are different and people are following different plans, तो वो प्लान तो फेल होगा ही, क्योंकि सबका डिवाइडेड एफर्ट लग रहा है अलग अलग दिशा में, ठीक है। That's why corporate planning is required to be integrated with the management system. एक सिस्टम का पार्ट होना चाहिए प्लानिंग, उसमें सब लोगों का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, अदरवाइज वो प्लान नहीं एग्जीक्यूट हो पाएगा। लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जो आप लोगों ने बोला था कि अगर आपका प्लानिंग स्टेप्स, जो हमने डिफरेंट स्टेप्स या प्रोसेसेस पे पढ़ा था, अगर उसमें किसी भी स्टेप को आप नहीं ठीक से समझ पाए, वाई ऑल्टरनेटिव्स का इवैल्यूएशन होना चाहिए, ठीक है। क्यों इन्वायरमेंट को स्टडी करना चाहिए बिफोर सेटिंग एनी ऑब्जेक्टिव्स। क्यों प्रीमिसेस को, यानी आपके पास क्या रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी है या क्या नहीं है, इसको पहले इवैल्यूएट करना चाहिए। अगर आप इसमें से किसी भी एक पॉइंट को, किसी भी एक प्रोसेस को समझने में आपको नहीं आया और आपने उसको स्किप कर दिया, प्लानिंग प्रोसेस में जल्दीबाजी की एक पॉइंट को स्किप कर दिया, तो क्या होगा, आपका वो प्लान, उसमें फॉल्ट्स आ जाएंगे और फॉल्टी प्लान्स में फेल, राइट। ओके, नेक्स्ट है
लैक ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ मैनेजर्स एट डिफरेंट लेवल। जो हम लोगों ने अभी अप्रोचेज ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा है, उसमें मैंने जो पहला बताया था आपको टॉप डाउन अप्रोच ऑफ प्लानिंग, उसमें क्या था, only top levels are responsible for making all types of plans, rest are just supposed to implement and execute those plans। ऐसे में क्या होगा, आपको जो सपोर्ट मिलेगा अपने सबऑर्डिनेट्स का या डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट का, वो बहुत होल हार्टेडली सपोर्ट नहीं मिलता है, वो बहुत ऊपर ऊपर का सपोर्ट मिलेगा, बस दे जस्ट डू इट फॉर द सेक ऑफ डूइंग। तो वैसे प्लान तो फेल होंगे ही, जहाँ पे सब लोग अपने मन से अपना कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं कर रहे हैं, दे आर नॉट इन्वॉल्व। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका प्लान सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो, तो मेक श्योर कि इसमें इन्वॉल्वमेंट भी सबका हो। व्हेन यू गिव अपॉर्चुनिटी टू ऑल members of your organization or your team to get involved in that particular problem solving, और सब लोग कुछ ना कुछ अपना ओपिनियन या मत रखते हैं, then they become responsible for their opinions, they become responsible for their decisions, और फिर वो आपके प्लान के साथ बहुत कमिटमेंट के साथ खड़े होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि हमने कुछ प्लान बनाया और आपको बोला कि आपको ऐसे करना, आप करके दे देंगे, ठीक है ना। हमने आपको बोला कि इस दुकान में जाओ और ये सामान खरीद करके हमारे लिए ले आओ, कुछ सामान है हमारे लिए ले आओ, इसी दुकान से जाना, यही ब्रांड का यही सामान लाना, ठीक है। आप लेकर के आगे, मुझे मिल गया, आपने अपना काम कर दिया। अब वो सामान अच्छा निकला या बुरा निकला, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? जो ये काम असाइन कर रहा है, क्योंकि उसने आपको क्या बोला, सब कुछ प्री डिफाइन कर दिया था कि इसी दुकान में जाना है, इसी ब्रांड का सामान लाना है और यहीं से खरीदना है, कहीं और से नहीं खरीदना है। तो अब आपको क्या फर्क पड़ता है कि वो सामान फॉल्टी है, डिफेक्टिव है, कुछ भी हो गया, डैमेज है, आपको तो जो इंस्ट्रक्शन दिया गया था आपने वो फॉलो कर लिया। आपका इन्वॉल्वमेंट बस उसमें इतना था कि आप गए, पैसा दिया और सामान लेकर के एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट कर दिया। लेकिन मैं आपको बोलूं कि कुछ भी इंस्ट्रक्शन ना दूं, पैसा दूं और बोलूं इस सामान की जरूरत है, तुम्हें जहां से बेस्ट प्राइस पे बेस्ट सामान मिल जाए तुम ले आना। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी ज्यादा हो जाएगी? अब आप काम को जब करेंगे तो 2-3 दुकान में चेक करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे और कंपैरेटिवली आपको बेस्ट क्वालिटी का सामान अच्छे प्राइस पे जहां मिलेगा वहां से लेंगे, राइट। तो दोनों अप्रोच में काम वही हो रहा है, लेकिन आपका इन्वॉल्वमेंट का जो डिग्री है वो बदल गया, राइट और रॉन्ग चेंज हो गया ना। एक में आपने बिल्कुल अपना कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाया, एक में आपको इन्वॉल्व किया गया कि यू यूज योर माइंड, यू यूज योर ब्रेन, जाओ जहां से अच्छा सामान मिले वहां से लेके आओ, कम से कम इफेक्टिव प्राइस पे, सबसे इफिशिएंट सामान, सबसे क्वालिटी वाला सामान जो रेट पे मिल जाए आपको लेके आओ। अब आपका इन्वॉल्वमेंट ज्यादा हो गया, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने आपको दे दिया, हमने आपको इंस्ट्रक्शंस नहीं दिया। यू आर दिस टाइम मोर रिस्पॉन्सिबल। तो जब रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता है, किस रूप में? पार्टिसिपेशन जब भी हम कराने का मौका देते हैं और आपने एक लाइन बोला, यू बिकम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट लाइन, ठीक है। आपको टॉप लेवल मैनेजमेंट ने अलाउ कर दिया कि ठीक है, यूज योर स्ट्रैटेजी, आप अपना प्लान एग्जीक्यूट करिए, चलिए जाइए, इसको फॉलो करिए, हम आपके साथ हैं। तो अब किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी, टॉप लेवल की या आपकी? तो जब भी हम पार्टिसिपेशन का मौका देते हैं, ये एक अच्छा इंकरेजमेंट का, मोटिवेशन का तो एक जरिया है ही, साथ ही आप क्या करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे देते हैं कि लो भाई, तुम्हारा ही ये एडवाइस था, अब अगर ये फेल होगा तो तुम्हारी ही जिम्मेदारी होगी, राइट। इसीलिए बहुत लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से बचते हैं, जो हमने थियोरी एक्स में आपको बताया था। तो इस तरह लैक ऑफ पार्टिसिपेशन जब होगा, सब सारे मैनेजरियल लेवल को आप इन्वॉल्व नहीं करेंगे डिसीजन मेकिंग में या प्लानिंग में, तो वो प्लान में भी फेल हो जाए, क्योंकि लोग इतनी इन्वॉल्वमेंट के साथ वो काम नहीं करेंगे, लोग इतना कमिटमेंट के साथ उस काम से नहीं जुड़ेंगे। ओके, ठीक है। नेक्स्ट है लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स in planning and vesting the responsibility of planning to the planning department only। ये भी सिमिलर है, जैसे पार्टिसिपेशन का मौका आपने डिफरेंट मैनेजरियल लेवल को दे दिया, वैसे ही अगर कोई किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई प्लानिंग डिपार्टमेंट है एंड ओनली दैट डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग प्लान्स फॉर एवरी डिपार्टमेंट, मतलब वो प्लानिंग डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए भी प्लान ऑफ एक्शन क्रिएट कर रहा है, एचआर डिपार्टमेंट के लिए भी प्लान ऑफ एक्शन क्रिएट कर रहा है, प्रोडक्ट परचेज डिपार्टमेंट के लिए भी कर रहा है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट के लिए कर रहा है। अरे भाई, मार्केटिंग डिपार्टमेंट की क्या प्रॉब्लम है, क्या रिक्वायरमेंट है, ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट से अच्छी तरीके से कोई और समझ सकता है? नहीं सकता। तो तब अगर आप कम से कम मार्केटिंग डिपार्टमेंट के लिए प्लान ऑफ एक्शन प्रिपेयर कर रहे हो, तो कम से कम मार्केटिंग डिपार्टमेंट के मैनेजर्स को, टीम को तो इन्वॉल्व करो प्लानिंग में, राइट।
तो जब कोऑर्डिनेशन का अभाव होता है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच में, डिफरेंट फंक्शनल हेड के बीच में, और सिर्फ एक लोग को जिम्मेदारी दी जाती है सारे डिपार्टमेंट के लिए प्लान क्रिएट करने में, तो वो प्लान भी फेल हो सकता है, वो भी बिल्कुल फॉल्टी प्लान है और वो सक्सेसफुली अकम्पलिश नहीं किया जा सकता है। राइट, क्लियर हुआ ये? ठीक है। टीम मेंबर्स के बीच में, अगर आप कोई गेम का ही एग्जांपल ले, तो टीम मेंबर्स के बीच में अगर कोऑर्डिनेशन नहीं है तो क्या हो जाता है? वी फेल, राइट, हम फेल कर जाते हैं। आप डम से राज खेल रहे हो और जो सिंबल्स देने वाला है, जो आपको देता है क्लू कि ये मूवी है या ये सॉन्ग है, और वो कुछ भी क्लू दे रहा, आप लोग कुछ भी समझ रहे हो, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, कोई क्लू को पकड़ नहीं पा रहा है, तो आप एकदम से हार जाएंगे उस गेम में, क्योंकि आप बिल्कुल समझ नहीं पाएंगे कि क्लू दिया क्या जाए। इसीलिए कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट टीम मेंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है उस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए। ये सिर्फ एक डिपार्टमेंट का काम नहीं होना चाहिए, बल्कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इसमें जरूरी है। नेक्स्ट, management expects that plan develops will be realized with little effort। यानी कि मैनेजमेंट का क्या एक्सपेक्टेशन होता है? जो प्लान डेवलप किया गया है उसको थोड़े बहुत प्रयास में, थोड़े बहुत एफर्ट में, लिटिल एफर्ट के साथ, यानी कि प्लान अगर इजी है, अंडरस्टैंडेबल है, कन्वीनियंट है, तो क्या होगा? बहुत अच्छे से रियलाइज किया जा सकेगा, बहुत जल्द, बहुत अच्छे से उसको फिजिकल फॉर्म में ट्रांसफर किया जा सकता है। लेकिन अगर वो कमी है उन चीजों में, तो उसको रियलाइजेशन में टाइम लगेगा और वो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हर लोगों के समझ में नहीं आता। इसलिए मैनेजमेंट के हिसाब से प्लान इजी होना चाहिए, कम खर्चे में, कम समय में, कम रिसोर्सेज में एग्जीक्यूट होने वाला होना चाहिए। ओवर एम्बिशियस प्लान, जिस बच्चे ने कहा था कि प्रैक्टिकल प्लान नहीं है, उसको ही हम बोलते हैं ओवर एम्बिशियस प्लान, यानी बहुत ज्यादा एंथुसियाज्म में आकर के जब आपने प्लान बना तो लिया, लेकिन वो उसको एग्जीक्यूट कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि उसको रियलिटी ग्राउंड, बिल्कुल उसका कोई रियलिटी चेक नहीं किया था उस प्लान का आपने। बिल्कुल वो प्लान जो सच्चाई से उससे परे है, बिल्कुल वो रियलिस्टिक नहीं है, बहुत ज्यादा यूटोपियन है वो प्लान, राइट। तो इस तरीके का प्लान जो ओवर एम्बिशियस होता है, जिसको आप अच्छे से, जिसके प्रोज एंड कॉन्स को, पक्ष एंड विपक्ष को अच्छे से आप इवैल्यूएट नहीं करते हैं और जल्दबाजी में कोई प्लान क्रिएट कर लेते हैं, तो ऐसे प्लान को ओवर एम्बिशियस प्लान कहते हैं। एंड स्टार्टिंग में ही टू मच इज अटेम्प्टेड एट वंस, यानी बहुत शुरू में तो आप बहुत उत्साह दिखाएंगे इस काम को अकम्प्लिश करने में, लेकिन बाद में वो काम फेल हो जाता है, क्योंकि बाद में आपका उत्साह खत्म हो जाता है, क्योंकि वो बिल्कुल भी रियलिटी चेक आपने नहीं किया था, बिल्कुल वो मुश्किल हो गया उसको कर पाना, क्योंकि आपने बहुत सारे प्रोविजंस को क्या किया? नजरअंदाज कर दिया, लिमिटिंग फैक्टर्स को नहीं देखा, टाइम को नहीं देखा, प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी को नजरअंदाज कर दिया, तो क्या होगा? वो प्लान फेल हो गया। फॉल्टी इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स, प्लान तो बहुत अच्छा बनाया था, प्लान में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं था, बहुत ही अच्छा बनाया था, लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन की बारी आई तो बहुत कोताही कर दिया आपने, अच्छे से उसको इम्प्लीमेंट नहीं दिया। एक से एक प्लान है हमारे गवर्नमेंट के पास, एक से एक प्लान है प्लास्टिक को बैन करने का, नॉइज रोकने का, एक्सीडेंट रोकने का, और भी कई तरह की चीजें हैं। अच्छा ठीक है, वाटर कंजर्वेशन के लिए है ना गवर्नमेंट के पास तरह तरह के प्लान, लेकिन कुछ भी काम क्यों नहीं आ रहा है? क्यों अभी भी हमारे स्टेट गवर्नमेंट के नाक के नीचे प्लास्टिक घूम फिर रहा है, चल फिर रहा है, उनके घर पहुंच रहा है, पर हु इज नॉट एबल टू स्टॉप दैट पर्टिकुलर थिंग। व्हाई? प्लान तो अच्छा था, अच्छा होता अगर प्लास्टिक बैन हो जाता और हम लोग नहीं यूज करते तो, लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन था इस प्लान का वो बिल्कुल सही नहीं था, उसको अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। अब किस लेवल पे इसको इम्प्लीमेंट करने में असावधानी बरती गई, केयरलेसनेस दिखाया गया, ये एक डिफरेंट थिंग है, लेकिन आपको पता तो चल गया ना कि ये प्लान सक्सेसफुली एग्जीक्यूट नहीं किया गया। अगर आप इस तरीके से किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते तो नहीं हो सकता है। प्रॉब्लम अगर आपका इरादा सच्चा है और आपने प्लान अच्छा बनाया, तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए भी हर लेवल पे आपको क्या होगा? केयरफुली उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, ताकि वो प्लान सही रूप में, फिजिकल फॉर्म में ट्रांसलेट किया जा सके, उसको अमली जामा फिजिकल फॉर्म में पहनाया जा सके। इसको बोलते हैं हम लोग फॉल्टी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान, यानी प्लान को हमने इम्प्लीमेंट ठीक से नहीं किया, प्लान बना बहुत अच्छा था। क्लियर हुआ? एंड आई थिंक दिस इज द लास्ट पॉइंट
लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्लान्स। अगेन, अगर प्लान का पुअर कम्युनिकेशन है, आपने प्लानिंग ले लिया, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट ने प्लान ऑफ एक्शन क्रिएट किया था वो किया तो बहुत अच्छा था, लेकिन कम्युनिकेट ठीक से नहीं किया, यानी एट द डिफरेंट लेवल्स ऑफ हायरार्की ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दे डोंट नो व्हाट इज सपोज टू डू, दे डोंट नो व्हाट इज देयर रोल, देयर पार्ट इन दैट पर्टिकुलर एग्जीक्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लान। उनको अपना रोल, अपना पार्ट पता ही नहीं गया। ये क्यों किया गया है प्लान, ये कम्युनिकेट ही नहीं किया गया। जब प्लान क्यों किया जाता है, ये इसका आप नहीं बताएंगे कि ये हमने ऐसा क्यों किया, तो भी एक डाउट का कंडीशन जो है वो क्रिएट हो जाता है। पीपल स्टार्ट थिंकिंग दैट देयर मस्ट बी समथिंग फिशी, कुछ तो है जो सही नहीं है, कुछ फिशी है, कुछ संदेहात्मक है इसमें। इसीलिए जब भी हम किसी नए प्लान ऑफ एक्शन के साथ आते हैं, नए प्लान के साथ आते हैं, इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू एवरी लेवल ऑफ द हायरार्की ऑफ द मैनेजमेंट कि हमें क्या जरूरत पड़ी ये प्लान ऑफ एक्शन को अडॉप्ट करने के लिए, हमने क्यों ये नया प्लान या नई स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की है अपने बिजनेस को रन करने के लिए। जब वो क्यों समझ जाएंगे तो उनका आधा से ज्यादा डाउट क्लियर हो जाएगा और तब वो थोड़ा अच्छे से इन्वॉल्वमेंट के साथ काम करेंगे। देन दे कैन अंडरस्टैंड द क्रक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लान, राइट। फिनेंशियल प्रोजेक्शंस आर कंफ्यूज्ड विद प्लानिंग। कई बार हम ऑर्गेनाइजेशंस में फिनेंशियल प्रोजेक्शंस को प्लानिंग समझ लेते हैं। जैसे अगर ऑर्गेनाइजेशन में या गवर्नमेंट में कोई ये बोलता है कि हमारे पास इतना पैसा है इस बार इस डिपार्टमेंट में अलोकेट करने के लिए, इस डिपार्टमेंट के अपलिफ्टमेंट के लिए, इट डजंट मीन कि ये उस डिपार्टमेंट का प्लानिंग है, नहीं ना। इट इज जस्ट ए फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस कि हमारे पास फ्यूचर में इतना पैसा रहेगा जो हम इस डिपार्टमेंट में एलोकेट कर सकते हैं, या प्रोडक्शन के लिए, या रिक्रूटमेंट के लिए, या स्टाफिंग के लिए खर्चा कर सकते हैं। वो प्लानिंग नहीं है, वो बस एक अनुमान है कि हम कितना पैसा इस फंड में लगा सकते हैं, राइट। कई बार लोग कंफ्यूज कर जाते हैं और इस प्रोजेक्शंस को, इस अनुमान को प्लानिंग समझ लेते हैं। दैट टाइम अगेन प्लानिंग इज इन डेंजर। और इनएडिक्वेट इनपुट्स आर यूज्ड फॉर प्लानिंग। जब आप प्लानिंग कर रहे हो, जब आप योजना बना रहे हो, तो आपका जो इनपुट है या तो वो रियलिस्टिक नहीं है, यानी कि जो इनपुट है वो रिलायबल नहीं है, आपने सही इंफॉर्मेशन नहीं कलेक्ट किया है, ठीक है, या फिर सफिशिएंट इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं किया है। दोनों ही कंडीशन हो सकता है। सही इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का मतलब बहुत सारे प्लान जो होते हैं वो बेस्ड होते हैं इंफॉर्मेशन पे, ठीक है ना। उस जगह पे कितने लोग हैं, क्या इनकम ग्रुप है, कितना रिक्वायरमेंट है इस टाइप के सर्विसेज का या बिजनेसेस का, इस पर बेस्ड होता है वो बिजनेस, राइट। तो जब आपने ये कलेक्ट किया था डेटा, तो डेटा कलेक्शन करने में या तो किसी ने काम चोरी की और सही से डेटा कलेक्ट नहीं किया, ठीक है, कहीं पे भी रैंडम डेटा कलेक्ट किया, कुछ भी भर दिया और उसके बेसिस पे आपने प्लान कर लिया, वो प्लान तो फेल होगा ही। सिमिलरली सफिशिएंट इंफॉर्मेशन नहीं है, मतलब आपको जितना जानकारी पहले कलेक्ट कर लेना चाहिए, फिर उस प्लान को बनाना चाहिए, डेवलप करना चाहिए और काम शुरू करना चाहिए, वो भी आपने क्या किया, इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं किया। तो अगर इनएडिक्वेट इनपुट्स है इन टर्म्स ऑफ बीइंग इट्स रिलायबल और बीइंग इट्स सफिशिएंट, अगर दोनों में कमी है तो फिर वो प्लान, उस बेसिस पे बना हुआ प्लान सही प्लान नहीं होगा। सपोज करो तुम्हारा एग्जाम है, तुम्हारा एग्जाम मान लो कि अगले महीने ही है, मानते हैं हम, अभी ये है नहीं, ठीक है, फरवरी में आपका एग्जाम का डेट अनाउंस कर दिया जाता है और आपको एग्जाम देना है। मान लीजिए आपको किसी ने बताया ही नहीं, ठीक है, तो अभी आप क्या है, अभी आप ठीक है अपने हिसाब से पढ़ लिख रहे हैं, लेकिन एग्जाम का जो प्रेशर पड़ता है उस तरीके का तो नहीं मेहनत कर रहे होंगे, राइट। अभी आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, ताकि मेरा तैयारी चलता रहे, लास्ट मोमेंट में मेरे ऊपर बहुत प्रेशर ना आ जाए। लेकिन अगर आपके पास ये इंफॉर्मेशन पहुंचा ही नहीं कि फरवरी में आपका एग्जाम है, आपके पास लेट से पहुंचता है, आप किसी से पूछते हैं, दे टेल यू दैट वी डोंट नो, या फिर नहीं वो तो मार्च अप्रैल में है, तो आपका प्लानिंग जो होगा एग्जाम के लिए वो फेल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि टाइम फ्रेम का आपने ध्यान नहीं रखा। इंफॉर्मेशन जो आपके पास पहुंचा वो बहुत रिलायबल नहीं था, गलत इंफॉर्मेशन के बेसिस पर आपने अपने एग्जामिनेशन की रणनीति तैयार की। समझ में आया? ओके, वी आर डन विथ प्लानिंग चैप्टर। आप लोगों को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, मैंने सबको अनम्यूट करना अलाउ कर दिया। एंड वन मोर थिंग, ये 45 रोल नंबर अपूर्वा बैच 1, ये बस मैं एक कॉपी देख पा रही हूँ इनके स्क्रीन पे और कुछ नहीं देख पा रही हूँ। ही और शी, जो कोई भी है, आई थिंक शी इज एब्सेंट फॉर मी, ओके।
यस, कुछ पूछना है तो अनम्यूट कर सकते हो, मैंने अलाउ कर दिया। प्लानिंग से किसी को कोई कंफ्यूजन है? पूरा चैप्टर कवर हो गया, कुछ पूछना चाहते हैं कोई? नहीं, ठीक है, ओके, फिर मैं पूछती हूँ, 1 मिनट, कुछ चैट में है। आपको फिर से एग्जिट होकर के अपना रोल नंबर डाल करके आना होगा। इम्प्रॉपर प्लानिंग, डिले एक्शन, सही है। ड्यू टू टाइम टीडियस जॉब, इसका क्या मतलब हुआ? मैं ठीक से समझी नहीं इसका मतलब। मैम टाइम कंज्यूमिंग मतलब कि? हाँ बोलो, मतलब अपना क्लियर करो। मैम टाइम कंज्यूमिंग होने के चलते ही मतलब होता ना, जो पूछ रही थी तो वो मतलब उसका आंसर फेल होने का रीजन नहीं, फेल टाइम कंज्यूमिंग तो प्लान होते हैं, जैसे लॉन्ग टर्म प्लान है तो वो तो टाइम कंज्यूम करेगा ना, वो तो बिल्कुल से एकदम जादू की छड़ी आप घुमाएंगे और आपका प्लान पूरा हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन टाइम कंज्यूमिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, रियलिस्टिक होना चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, इजी टू गेट इट होना चाहिए, और लोगों का इसमें इनकॉर्पोरेशन होना चाहिए। आपके जो लिमिटिंग फैक्टर्स है उसको ध्यान में रख करके प्लान बनाने चाहिए, राइट? तो वो प्लान सक्सेसफुल होगा, ठीक है। मैम जैसे ये हो सकता है मैम, छोटा प्लान है, अगर वो ज्यादा टाइम कंज्यूम कर रहा है तो वो फिर फेल हो सकता हाँ है। बिल्कुल, अगर आपका बहुत शॉर्ट टर्म प्लान है लेकिन वो नहीं हो पा रहा है, तो फिर वो आपका प्लान, कुछ तो गलती की थी आपने उस प्लान को बनाते समय, इसलिए वो फेल हुआ है, राइट? शॉर्ट टर्म प्लान्स तो शॉर्ट टर्म प्लान शॉर्ट टाइम में ही खत्म होने चाहिए, अगर वो बहुत लंबा चलेगा तो खत्म ही करके क्या होगा, है ना? और कोई क्वेश्चन? मैम प्लानिंग एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड ऑफ कंट्रोलिंग क्या होता है? एक एक करके, मैं नहीं समझूंगी, एक एक करके। यस, मैम प्लानिंग एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड ऑफ कंट्रोलिंग क्या होता प्लानिंग स्टैब्लिश है? स्टैंडर्ड ऑफ कंट्रोलिंग। ठीक है, हाँ मैं बताती हूँ, इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। मैंने आपको जब इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग या प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग बताया था, तो मैंने बताया था इट हेल्प्स अस, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग का लास्ट पॉइंट आप ध्यान दो, इट हेल्प्स अस टू कंट्रोल, इट फैसिलिटेट इन कंट्रोलिंग द गोल्स। कैसे होता है मैं बताती हूँ रविशंकर। सपोज करो आपका प्लान है, प्लान आपको कंट्रोल में मदद करता है, इस लाइन का यही मतलब हुआ। कैसे कंट्रोल में मदद करता है मैं बताती हूँ, ठीक है। अगर आपने कोई प्लान प्रिपेयर कर रखा है कि आपको 4 महीने में ये बुक खत्म कर देना है, या 2 महीने में कोई चैप्टर है जो खत्म कर देना है, और आपका एग्जाम है और आप अच्छे मार्क्स से उसमें पास करना चाहते हैं, ठीक है, तो 2 महीने का आपने टाइम लिया है। 1 दिन बीत गया तुमने नहीं पढ़ाई किया, 2 दिन बीत गया तुमने नहीं पढ़ाई किया, 4 दिन बीत गया तुमने नहीं पढ़ाई किया, 15 दिन बीत गया तुमने अभी तक किताब भी नहीं खोला। अब समझ में आपको आ रहा है ना, क्योंकि आपने तो 30-60 दिन का लिख रखा है कि मैं एक दिन में ये पेज पढ़ूंगा, दूसरे दिन ये पेज पढ़ूंगा, तीसरे दिन ये पेज पढ़ूंगा। अगर आप पढ़ेंगे तो, राइट, तो क्या होगा, अगर दिन के साथ साथ आपके उतने नंबर ऑफ पेजेस भी कवर होते जाएंगे तो आपको टेंशन नहीं होगा, आपका काम आगे बढ़ रहा है, आपको पता है कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। लेकिन अगर 10 दिन बाद आप जागेंगे और बोले बाप रे 10 दिन बीत गया, यानी कि मेरे 60 दिन में से 10 दिन निकल गया, बस 50 दिन बचा है इसको पढ़ने के लिए, फिर मेरा एग्जाम है और मैंने अभी तक एक पन्ना भी नहीं छुआ है, तो अब क्या करेंगे? अब आप कम से कम पढ़ने के लिए बैठेंगे। वो आपको शो करता रहता है, आपके देखो वो आपको एक तरह से क्या करता है ना, ट्रैक पे रखता है। आप जब भी डाइवर्ट होते हैं आपको फिर बताता है कि आप डाइवर्ट हो गए हो, आपका जो प्लान बना हुआ था रोज एक एक पेज पढ़ने का, वो आप नहीं पूरा कर पा रहे हो, फिर आप अपने गोल से दूर हो जाएंगे। आप सुनिए मन की या नहीं सुनिए, लेकिन आपको अंदर से एक बार अंतरात्मा से यह आवाज आती है कि मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, यानी इस बार भी लगता है मैं पास नहीं कर पाऊंगा। समझ में आया? अगर ये प्लान ऑफ एक्शन नहीं है तो आपको कहां से पता चलेगा कि आप कितना डाइवर्ट कर रहे हैं? समझ में आया? आपको यही पता नहीं चलेगा कि आप कितना डाइवर्ट कर रहे हैं, तो आप लगे रहेंगे ठीक है कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। यू डेवलप ए हैबिट ऑफ प्रोक्रेस्टिनेटिंग, टाल मटोल करने की जो एक आदत डेवलप हो जाती है कि कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे, वो चलता रहेगा आपका। लेकिन एक दिन डी डे आ जाएगा, डी डे मतलब दैट डे जिसका इंतजार था आपको, ठीक है, एग्जाम का डे, कैंपस का डेट, ठीक है ना, ऐसे स्पेशल डेज को बोलते हैं। वो दिन आ जाएगा लेकिन आपका काम जस के तस रहेगा, बढ़ेगा नहीं। लेकिन अगर आपके पास प्लानिंग है तो आप क्या करेंगे?
उसको कंट्रोल एक्सरसाइज कर सकेंगे, ठीक है ना, उसको अपने कंट्रोल में रख सकेंगे। आपको एटलीस्ट पता चलेगा कि मैंने क्या कोताही बरती कि मुझे एग्जाम में पास नहीं किया। नेक्स्ट टाइम हो सकता है आप उस प्रॉब्लम्स को, अगर आप सच में सीरियसली यू आर डिटरमाइंड ऑफ डूइंग दैट पर्टिकुलर थिंग, तो आप अगली बार उस प्रॉब्लम्स को नहीं आने देंगे। समझ में आया? वो एक कंट्रोल की तरह आपको फोकस रखता है। यस, और कोई क्वेश्चन? मैम प्लानिंग में एक टर्म है मैम, टैक्टिक्स का मतलब जरा बता दीजिए। यस, टैक्टिकल प्लानिंग से पूछ रहे हो क्या आप? यस मैम, स्ट्रेटेजी एंड टैक्टिक्स मैम आपके मतलब बुक में है, मतलब हमारे हाँ, उसमें ठीक है, ठीक है, tactics- ठीक है। पहले तो मैंने आपको टैक्टिकल प्लानिंग बताया, जो मिड टर्म प्लानिंग है, जो सपोर्टिंग मतलब जो आपके लॉन्ग टर्म प्लान्स के लिए एक मिड रेंज का यानी 6 महीने का 3 महीने का एक प्लान बनाया जाता है, जिसको क्या करते हैं आप लोग, जिसके हेल्प से, ठीक है ना, जिसके हेल्प से आप उसको अचीव करते हैं। यानी ठीक है, 5 साल का जो एजेंडा है, 5 साल का जो गोल है, वो 5 साल बाद इवेलुएट करेंगे तो क्या होगा, 5 साल गुजर जाएगा, फेल हुए या पास हुए सीधा 5 साल बाद पता चलेगा। लेकिन टैक्टिकल प्लानिंग बहुत शॉर्ट टर्म प्लान आपको देता है, जहां आप बीच बीच में इवेलुएट कर सकते हैं कि मैं सही दिशा में जा रहा हूं कि नहीं। टैक्टिक्स मतलब होता है ट्रिक्स, युक्ति, तरीका, कार्य करने का तरीका। हाँ बिल्कुल, आप इसको बोल सकते हैं कार्य नीति या स्ट्रैटेजी भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो टैक्टिक्स और स्ट्रैटेजी, कौन से टैक्टिक्स को आप यूज करते हैं उस काम को खत्म करने के लिए। जैसे मैंने आपको बताया था पीटर ड्रकर में कि एक्रोनीम स्टूडेंट्स को यूज आने वाला एक टैक्टिक्स है, जिससे वो मेमोराइज करता है किसी चीज को, राइट। आपने न्यूमोनिक बना लिया, गॉट इट। आपने एक तरीका ढूंढ लिया जिससे आपको चीजें याद रहती है। बहुत कुछ याद करना है, इतना कुछ दिमाग में निकल जाता है, बट यू फाइंड आउट इजी वे, you come up with the tactics to memorize all those things which was difficult earlier, ठीक है, ठीक है। कह सकते हैं किसी पॉइंट को किसी चीज से जोड़ कर रिलेट करके, बिल्कुल रिलेशन ही होता है, रिलेट ही आदमी करता है, ठीक है ना, या तो किसी प्लेस से या तो किसी पॉइंट से। स्मार्ट कुछ नहीं था, स्मार्ट इज एक्रोनिम, जो स्पेसिफिक का, रियलिस्टिक का, मेजरेबल का, अचीवेबल का, टाइम फ्रेम का एक्रोनिम था। वो स्मार्ट इसलिए था ताकि आपको स्मार्ट याद रहे और आप सारे पॉइंट्स को लिख सके। ऑब्जेक्टिव्स आपका बेस्ड होना चाहिए स्मार्ट पर मैंने आपको और भी एग्जांपल दिए थे। मैंने आपको बच्चों जैसे सवाल पूछे थे कि आपको अगर ये याद रखना है कि कौन कौन से महीने में 30 दिन याद होता तो आप सजन याद रख लीजिए, ठीक है। मैंने आपको बोला था कि अगर आपको 7 सिस्टर्स के नाम ऐसे भूल जाते हैं या आपको मिक्स हो जाता है कि असम आ जाता है आपके मुंह में, कोई दूसरा नाम आ जाता है जो कि उसमें है नहीं, ठीक है ना, आप लोग कुछ लोग बोल भी रहे थे तो जून, नवंबर, अप्रैल, सितंबर, ठीक है, ये भी सही बात है। तो मैंने उस दिन यही चीजें पूछी थी आप लोग और बताया था कि दीज आर द ट्रिक्स। मैंने आपको बोले था कि आपके जो बीसीए के, ठीक है, बीबीए के नहीं, जो बीसीए के सीनियर्स थे, आपसे एक क्लास सीनियर है, उन्होंने अपना एक्रोनिम निकाला था बीएमडब्ल्यू याद रखने के लिए कि ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट बाय मैक्स वेबर, राइट। तो इस तरीके से ट्रिक्स हैं जिसको हम यूज करते हैं। दीज आर द पार्ट ऑफ टैक्टिक्स, या भी आपका प्लानिंग का एक हिस्सा हो सकता है। प्रियंका, क्लियर है? और किसी को कुछ पूछना है? नहीं तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में ऑर्गेनाइजिंग शुरू करेंगे, वहां पे फिर से डिवीजन ऑफ लेबर आएगा, वहां से फिर से डिवीजन ऑफ लेबर को समझेंगे। बहुत ज्यादा नहीं समझेंगे, थोड़ा ही समझेंगे जितेंद्र, ठीक है। क्लियर हुआ? ठीक है। अब आई होप कि आपको सब समझ में आ गया होगा। अब मैं 1 मिनट शेयरिंग स्टॉप करती हूँ और जब तक मैं आप लोगों का अटेंडेंस का शीट खोल रही हूँ तब तक एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछती हूँ। मुझे बताइए कि प्लानिंग को हमने डिवाइड किया था किस किस बेसिस पर? मैम टाइम के बेसिस पे एंड टाइम ड्यूरेशन था। यस। या कोई और हेल्प करो उसकी, अगर किसी और को पता है तो यू कैन सपोर्ट। मैम स्पेसिफिक, मेजरेबल। आप गलत जगह पहुंच गए। नहीं, प्लानिंग को डिफरेंशिएट करने, हर चीज को डिफरेंट। अच्छा सुनो, 1 मिनट मैं तुम लोगों से अब पूछती हूँ, तुम लोग अगर बेसिस नहीं समझ पा रहे हो मैं पूछती हूँ। जैसे हम लोग फूड हैबिट्स
को अगर डिफाइन करना हो कि फूड हैबिट्स क्या है, तो हम लोग ने डिफाइन किया ना, पहले 2 भाग में बांटा, वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन। नॉन वेजिटेरियन जो नॉन वेज खाते हैं, वेजिटेरियन जो नॉन वेज नहीं खाते। उसके बाद नॉन वेजिटेरियन में वीगन्स आए जो मिल्क प्रोडक्ट्स नहीं खाते हैं। उसके बाद तरह तरह के डिवीजन आए, ठीक है ना, फूड हैबिट्स के बेसिस पर, कार्निवोरस, ओमनिवोरस आया ना ये सब, हाँ, कैनिबल्स, ये सारे हैं खाने, फूड हैबिट्स के बेसिस पे इनका डिवीजन हुआ है। तो अब आपको पता चला। उसी तरह प्लानिंग को किस बेसिस पर हमने डिवाइड किया है, मैं ये पूछ रही हूँ। शॉर्ट No. टर्म प्लानिंग एंड लॉन्ग मैम टर्म प्लानिंग। प्रिंसिपल, फैक्टर, प्रोसेस, मैम ऑपरेशनल टैक्टिक्स, ये बेसिस strategic क्या है? what are the basis of dividing these plans? Basis क्या है? These are the types of लॉन्ग टर्म और plan. शॉर्ट टर्म मैम। Long term, short term is the type of plan. इसको किस Contingency. बेसिस पे डिवाइड किया हमने? मैं बार बार पूछ रही हूँ, आधार क्या है इस डिवीजन का? contingent, फ्लेक्सिबिलिटी। कोई जो बता देगा ना, उसको कॉलेज खुलने के बाद एक चॉकलेट खिलाऊंगी, अच्छा सा बड़ा सा, जिसको वो 3-4 लोगों के साथ शेयर कर सके। मैम पिछला बार नहीं दिए थे मैम। उसको भी दे दूंगी, ठीक है ना। कौन सा नहीं दिया बताओ? बैच 2 के बच्चे बोल सकते हैं ये, क्योंकि बैच 2 को मैंने गेम खिलाया था और बोला था, मुझे याद है, क्योंकि उसके बाद से हम लोग मिले नहीं है ज्यादा। मुझे याद है, मुझे 2 बच्चों को स्टोरी पजल सॉल्व करने के लिए देना है, उसमें से एक बॉय है और एक गर्ल है, और आप लोग बताएंगे कि वो कौन कौन है, क्योंकि मैं नाम भूल गई हूँ अभी, इतने अच्छे से याद नहीं है। रोल नंबर 16 मैम, हर साल। नहीं नहीं नहीं, ये बैच 1 का नहीं, बैच 2 की बात कर रही हूँ मैं। मैम हाँ मैम, 852 बैच 2। मैम हम लोग को ओके, दे छोड़ो, दीजिएगा, अभी ये छोड़िए। बताओ, ये बताओ, मुझे वो याद रहता है, मुझे सब कुछ याद रहता है, सिंस मिलते हम लोग कम है तो। अरे जितेंद्र बोलो ना भाई। या मैम मैनेजमेंट के बेसिस पे। मैम स्ट्रक्चर होता है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। नहीं, नोबडी। Channels बैच 1 of बैच 2 distribution दोनों हो सकता है। ट्राई। या प्रियंका, चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। कहाँ तुम चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में चले गए यार? कहाँ On the चैनल basis of मार्केटिंग में price. चले गए? मैं पूछ रही हूँ, व्हाट आर द बेसिस ऑफ On डिवाइडिंग the basis प्लान्स? of time. ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। आउटकम। अच्छा ठीक है, अगर कोई आंसर नहीं देगा ना, तो मैं सबको पेनाल्टी लगाऊंगी। सब लोगों को क्या करना पड़ेगा? कोई एक्स्ट्रा प्रेजेंटेशन करना पड़ेगा। Ma'am, on the basis of time. आउटकम मैम, गोल स्टेटमेंट्स। चलो ठीक, मैम स्टाफिंग। मैं समझ गई। कौन सा बेसिस है? अरे हमने भी आपको बताया ना कि साहिल, अच्छा ठीक है, कुछ और जैसे हम क्या अच्छा, प्लांट किंगडम को डिवाइड करते हैं, प्लांट में, ट्री में, क्रीपर्स में करते हैं डिवाइड। क्या बेसिस होता है इनके डिवीजन का? क्या मैम आप फीचर्स पूछ रही है क्या? मैं On पूछ the रही हूँ, basis of goal, ma'am. plants are divided into 2 or 3 different types on the basis of first basis से ध्यान से सुनो, अभी भी बताया था क्लास शुरू जब किया था तब भी, on the basis of repetitiveness, यानी कि कौन सा प्लान कितनी बार रिपीट किया जा सकता है। इस बेसिस पर हमने 2 टाइप्स ऑफ प्लान बनाया, स्टैंडिंग प्लान एंड सिंगल यूज प्लान। ऑन द बेसिस ऑफ जो टाइम कर रहे हो तुम लोग, ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, ठीक है ना, ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन हमने प्लान को डिवाइड किया लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म प्लान्स में, राइट। एंड ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ मैनेजमेंट इन्वॉल्व इन मेकिंग द प्लान, हमने उसको डिवाइड किया टैक्टिकल प्लान, कॉन्टिंजेंट प्लान, स्ट्रेटेजिक प्लान एंड बैकअप प्लान, ऑपरेशनल प्लान। ये चारों जो है, ये 4 टाइप, इसमें लेवल ऑफ मैनेजमेंट का भी इन्वॉल्वमेंट है एंड ड्यूरेशन है। टाइम जो बोल रहे हो तुम लोग, उसको ड्यूरेशन बोलो, कि जो ज्यादा लंबे समय के लिए है उसको लॉन्ग टर्म या स्ट्रेटेजिक प्लान बोलते हैं, जो मिड टर्म के लिए बनाया जाता है उसको टैक्टिकल प्लान्स बोलते हैं, जो छोटे समय के लिए 1-2 दिन के लिए बनाया जाता है उसको ऑपरेशनल प्लान या फंक्शनल प्लान बोलते हैं। जो स्टैंडिंग प्लान है वो लगातार यूज आने वाले प्लान्स हैं, जो सिंगल यूज प्लान है वो 1 टाइम यूज आने वाले प्लान है, उसका दोबारा उसको रिपीट नहीं करते हैं। तो बेसिस क्या हुआ? एक बेसिस हुआ रिपीटेटिवनेस ऑफ द प्लान, एक बेसिस हुआ ड्यूरेशन ऑफ द प्लान, और एक बेसिस हुआ इन्वॉल्वमेंट ऑफ द लेवल ऑफ मैनेजमेंट इन मेकिंग और फॉर्मुलेटिंग द प्लान। यही तो बेसिस है प्लान को डिवाइड करने का। और ऐसा ये नहीं पता था किसी को?
पता था मैम, कंफ्यूज हो गए थे। क्या कंफ्यूज हो गए थे? सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए। अभी पता है अभी उस प्लान में। ठीक है, मैं एक मैम, और आपको क्वेश्चन ये पूछूंगी। बता दी चॉकलेट थी प्लान मैं, हो बस गया था। क्लास स्टार्ट करने से पहले ये सारा बता दी थी। अरे चलो ठीक है। अच्छा, इसलिए मैं आज क्या कर रही हूँ, क्योंकि आप लोग बैच 1 ने भी नहीं जवाब दिया, बैच 2 ने भी नहीं दिया, तो आज मैं बैच 2 का पहले अटेंडेंस ले रही हूँ, बैच 1 का बाद में लूंगी। ओके, 1 मैम Two. बैच 1 से तो बोले थे बैच 2। ये One. अन्याय है मैम। अच्छा ठीक है, तो एक दिन बर्दाश्त करो। 1। भूख लगा हुआ है मैम। ओहो, शट अप, अदरवाइज आई विल कीप यू म्यूट। फिर किसी का बनाऊंगी नहीं। 1 2 प्रेजेंट मैम 2 3 4 5 6 7 यस मैम, 7 प्रेजेंट मैम। 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Adi class में बेटा। Class has been disconnected because of internet issue। हम वापस से रोल कॉल बोलेंगे, आप लोग पार्टिसिपेट करिएगा। 1 मिनट वापस से जाते हैं। ओके मैम, नो प्रॉब्लम। ओके 12। अच्छा, हम लोग कहाँ तक पहुंच गए थे? 7, उसके बाद 8 9 मैम 10 7। 7 हो चुका है। 10 11 12 मैम 10 प्रेजेंट। 11 12 13 14 यस मैम 30। ओके 14 15 16 17 प्रेजेंट मैम 18 19 20 21 प्रेजेंट मैम। 22 23 24 25 Present, ma'am. 26 27 28 28 मैम 29 यस 28 मैम हो गया रिद्धि। 29 यस मैम 30 यस मैम 31 प्रेजेंट मैम। 32 यस मैम 33 34 प्रेजेंट मैम 35 36 37 38 यस मैम 39 40 Present, ma'am. 41 42 42 43 44 45 46 प्रेजेंट मैम 46। 47 48 49 50 51 50। okay 51 52 53 54 55 मैम। 54 मैम 55। 56 प्रेजेंट मैम 57 हो चुका। प्रेजेंट मैम 58 59 60 61 62 62 63 Present, ma'am. 63 64 65 66 67 68 69 70 ma'am. Ma'am, 70 done 71 72 Present, ma'am. 73 प्रेजेंट मैम। 74 75 76 77 78 79 80 81 82 Present, ma'am. 83 मैम 81। 81 मैम। ओके डन। अपने टर्न में बोल दिया करिए। Ma'am, 78. हो चुका है। 83 84 यस मैम। प्रेजेंट मैम। 85 प्रेजेंट मैम 86 87 88
89, Present, Nine. ma'am. 90, 91, Present, ma'am. 92, Present, ma'am. 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 101 present, ma'am. 102, 100. 103, 104, 105. Yes, ma'am. Okay, 105, 104, yes, ma'am. 106, 107, 108, 109. Yes, ma'am. Okay, done. Batch 1, you're done with roll call, you can leave. क्यों आपने बोला नहीं था? 27 सब हो गया। सभ्यता डन। अब आप लोग लीव कर सकते हैं। बैच Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. मैम बैच 2 Thank you, ma'am. अब बैच 1 के बच्चे अपना अटेंडेंस बनाएंगे। बैच 1 का कर दिया मैंने। Bye, ma'am. ओके, एक सेकेंड, बाय। ओके, ठीक है। टुडे इज 18, या रोल नंबर 1, Yes, ma'am. Roll number 1. 2, 3, Yes, ma'am. 2. Yes, ma'am. 3. 2 भी है क्या? 3, Yes, ma'am. 2. 4, okay, done. 4, 5, 6, 7, Yes, ma'am. Yes, Eight. ma'am. 9, 6. 8, Present, ma'am. ma'am. 9. 8 भी प्रेजेंट है सौम्या। Yes, ma'am. ओके, 9, Present, ma'am. 10, Present, ma'am. 11, 12, 13, 14, 15, 16, Present, ma'am. 17, ma'am. हाँ अभी इस पर नाम नहीं बताया। 17, 18, 18 present, ma'am. 19, Present, ma'am. 20, 21, 22, okay, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, Present, ma'am. 29, ma'am. 31, 32, 33, 34, 34, ma'am. 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. Yes, ma'am. Okay. 42, 43, 44, Yes, ma'am. 44. 45, 46. Yes, ma'am. 45. Yes, ma'am. Okay. 47, 48, 48 कहाँ गए? 49, 50. 48, ma'am. हो गया। 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, छोड़ दो। यस मैम। मैम 50 मैम नेटवर्क स्ट्रेंथ छुट्टी है 63, मैम। हाँ बोलो। यस मैम। 50 मैम नेटवर्क के कारण छूट गया मैम, मैं नेटवर्क कट रहा था। ओके हो गया, बना दिया। 63 तक हम लोग पहुंच गए थे, राइट? 64, यस मैम। 63। अच्छा 64, 65, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, Yes, ma'am. 70. 71, Ma'am, 70. हो गया। 71, 72, 73, 74, Yes, ma'am. okay, 75, 76, 76, 77, 78, 79, Yes, ma'am. 79, 78, ma'am. 8, 79, 80, 81, 82, 83, प्रेजेंट मैम 82 82, 83, Present, ma'am. 84,
85, Yes, ma'am. 86, 85 ma'am. 86 हो गया। Present, ma'am. 86 present, ma'am. 87, Present, ma'am. 88, 89, 90, 91, 92. Present, ma'am. 91. Okay, done. 92, 93, 93, 94, 95, 96, 96, 97, 97, 98, 99. Yes, ma'am. 100, 99. Yes, ma'am. 100. Done. 99. दोनों का हो गया। 101, 101. Yes, ma'am. 102, 103, 104, 105 हो गया। हो गया मैम। हाँ हो गया। We're done with attendance. You may leave. मैम 29 बन गया क्या? Thank you, हाँ बन गया है ब्रजेश। मैम कभी-कभी बैच तो तुम क्लास आते हो, 258 तुम्हारा कैसे नहीं बनाएंगे? राजेश अपना बिल्ली दिखा दो। मैम बैच 258 बैच 258 रोल नंबर, नाम क्या आपका? 58 प्रियांशु। ठीक है प्रियांशु, I'll check. Okay, Thank you, ma'am. welcome. Have a nice day, ma'am. You too. Thank you, ma'am. Yeah. आपने हर्ष भेज दिया? अमन लिया है। Yes, ma'am. मैंने लिया है। ठीक है, थैंक यू सो मच।